नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, या यूं कहें कि पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है, स्पष्ट रूप से। लेकिन इसी बीच अब परिणाम आने के बाद हो रहा है मंथन, चाहे वो सीटों को लेकर के हो, प्रत्याशियों के चयन को लेकर हो, मुद्दों को लेकर के हो, या फिर बात हो निर्दलियों को लेकर के। जी हां, निर्दलियों ने इस बार जिस तरीके से ताल ठोकी है चुनावी मैदान में, और ये सोचकर कि खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, और कई जगह पर निर्दलियों ने जिस पार्टी से आए वहां पर खेल बिगाड़ा भी और शानदार जीत भी दर्ज कराई। चाहे वो कानपुर की बात करें, हरदोई, संडीला जैसे शहरों में स्थिति आई, तो वहीं बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात करें, जहां पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी के वार्ड में भाजपा के निवर्तमान पार्षद कुसुम लता को टिकट ना मिलने से नाराज निर्दलीय खड़ी हुई और जीत दर्ज कराई। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो चुनाव में बागियों ने आखिर खेल बिगाड़ा, और कुछ बागी ना जीत पाए तो जीतने भी नहीं दिया, और कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए भारी पड़े बागी, और सपा को भी बागियों ने पहुंचाया बड़ा नुकसान। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहा। तो चुनाव के पहले पाला बदलकर किसको हुआ फायदा, और दल बदलू नेताओं से सबसे ज्यादा जो अगर नुकसान एक आकलन की बात करें तो किसको हुआ नुकसान? क्या बागियों की कोई विचारधारा नहीं होती है? क्या बागी भी निर्दलीय की अगर बात करें तो वो उनकी भी कुछ मजबूरी है, वो भी अब जीतने के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं पार्टी का ही उनको सहारा होगा। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से और बड़े पैनल से जानेंगे और समझेंगे। तो यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे जिस तरीके से तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, लेकिन चुनाव में बागियों ने बिगाड़ा खेल, और इस बीच कुछ आरोप भी लगे, और ब्यूरोक्रेसी पर किस तरीके से आरोप लगे हैं, और ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ उन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि जो मतगणना को लेकर के, चाहे वो मतदान को लेकर के और चाहे मतगणना को लेकर के आरोप लगे हैं। तो कुछ ऐसे भी सवालों के जवाब लेंगे, और सबसे बड़ी बात कि निकाय चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहे थे कि जो नतीजे आएंगे, जी हां, जो नतीजे आएंगे निकाय चुनाव के, वो 2024 को लेकर के दशा तय करेंगे कि किस राजनीतिक दल की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीति है। अब इन राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं एक तस्वीर सामने आई है कि अब किस दल को कितनी तैयारी करनी है, क्या कुछ तैयारी करनी है, कहां पर चूक हुई। अब मंथन लगातार जारी है। तो सपा को भी, इसमें कोई भी दल पीछे नहीं रहा, बागी हर दल में आए सामने। तो दल बदलू नेताओं ने सबसे ज्यादा आखिरकार नुकसान पहुंचाया तो किसे पहुंचाया? तो नतीजा ये रहा कि कई जगहों पर अच्छी खासी निर्दलियों ने जीत भी दर्ज कराई, और कई जगहों पर उनकी पार्टी को जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी हार जरूर गई। बीजेपी में की अगर बात करें, मोटे तौर पर 500 से ज्यादा बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया बीजेपी ने, और इन सभी ने फिर बागी बन गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और जिसके चलते कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान भी हुआ, और उन्हीं के पार्टी से निकाले हुए लोग भी निर्दलीय लड़े चुनाव और जीते। तो यूपी नगर निकाय चुनाव के फिलहाल नतीजे आ चुके हैं। और इस बीच एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो कुछ बागी ना जीत पाए तो बागियों ने आखिर किसका बिगाड़ा खेल? तो ऐसे तमाम सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जो अभी जुड़ गए, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ओपी सिंह जी, मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहले भगवा लहराया निकाय चुनाव में जीत को लेकर के बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो कमियां रही, भूल चूक जो हुई, और बागी भी इस दौरान बहुत सारे हो गए, जरा सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देश हो
जहां प्रचंड बहुमत की केंद्र और प्रदेश की सरकार के साथ साथ शहरी सरकार भी एक पार्टी की हो और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा कि इस चुनाव में जनता इतना जागरूक हो चुकी है कि वो धर्म और जात की बजाय सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास पर उन्होंने मोहर लगाई। रही बात बागी की, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, टिकट तो एक को मिलना है एक क्षेत्र से, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो टिकट मांगते हैं न पाने पर वो बागी हो जाते हैं या वो निर्दलीय या किसी रूप में दूसरे पार्टी से जाकर के चुनाव लड़ते हैं। ये हर हमेशा होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आपने एक संख्या बल बताया कि इस तरह से जनपदों में जितने बागी हमारे थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर भी परिणाम, पार्टी ने जिन्हें भी नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में पार्षद का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, आपने देखा कि ऐतिहासिक जनता ने फैसला दिया है। हो सकता है कि विचारधारा किसी की बदल गई हो, अलग हो, लेकिन आप देखिए कि 17 के 17 निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नगर पालिका में जो है पिछले बार से दुगुना हमारी जीते, नगर पंचायत में 2.5 गुना जीते, और आपने देखा किस प्रकार से दूसरे पार्टियों के वोट घट गए। बहुत से लोग अपनी हार का बयान दे रहे हैं कि हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन वो नतीजा आपके पास भी होगा। अगर वोट का प्रतिशत किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा ओपी सिंह जी, आपने अपनी पूरी पार्टी की एनालिसिस कर ली चुनाव को लेकर के, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, मैं भी थोड़ी सी तैयारी के साथ आया हूं। आपने कहा सबसे बड़ी पार्टी, आई एम एग्री विद यू, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आपको अपने दल का कोई प्रत्याशी नहीं मिला। उदाहरण के लिए आप भी समझ रहे मैं आपसे कौन सा सवाल कर रहा हूं। शाहजहांपुर में प्रत्याशी देखिए, जी, और आपने किस तरीके से पार्टी में लास्ट मोमेंट पे 4 घंटे में बीजेपी ज्वाइन करा, 4 घंटे के अंदर टिकट भी दे दिया। अरे भाई सुनिए, हाँ सुनाइए जी, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने वालों की होड़ थी। आप समझिए कि एक एक पदों पर कम से कम 50-60 लोग उम्मीदवार थे। अगर किसी पार्टी का व्यक्ति अगर उसका दामन छोड़ देता है और भारतीय जनता पार्टी में आता है और भारतीय जनता पार्टी उसको उचित मानती है तो उसको टिकट दिया। इस तरह की घटनाएं एकाक हुई है। कहाँ जो है 762 पद है नगर पालिका, नगर पंचायत और उसमें नगर निगम में, एक आध इस तरह के। चलिए ठीक है, एक आध आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी ओपी सिंह जी, लेकिन मुझे तो उन कार्यकर्ताओं, उन पदाधिकारियों पर बहुत तरस आता है जिन्होंने दरी बिछाने का काम किया, जमीनी स्तर पर जुड़े। उनको बड़ी उम्मीद होगी कि अरे जब चुनाव होंगे तो उन्हें भी उनके काम का मौका मिलेगा। ठीक है ओपी सिंह जी, अब मैं जरा आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, मैं जरा सा समाजवादी पार्टी के पास भी आता हूँ। अशोक यादव जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जब मैं बागी प्रत्याशियों को लेकर के बात कर रहा हूं, ताल ठोक करके चुनावी मैदान में जीते और नुकसान आपकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं हुआ है। आलोक जी, जिस तरह की राजनीति चल रही है आजकल, वो राजनीति बड़ी खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है। क्योंकि अभी हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि कोई अगर टिकट का एस्पिरेंट है तो उसको हम मना नहीं कर सकते। इस तरह से ये लोग महाराष्ट्र 16 विधायक जो एस्पिरेंट थे इनके सरकार के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, तो बहुत अभी 6 राज्यों में इनकी सरकार थी, 16 राज्यों में इन्होंने तोड़ फोड़ करके एस्पिरेंट विधायकों को इन्होंने जोड़ करके सरकारें बना दी। देखिए ये चीजें जो है ना बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आज आपके पास पावर है, पैसा है, आप जो चाहे वो कर लीजिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक है। रह गई बात हमारे पार्टी की बागियों की, तो हमारे पार्टी में बागियों की संख्या बहुत कम थी और जो भी चुनावी नतीजे जो भी निकले हैं, उसका परिणाम जो भी निकला है, पार्टी उसकी गहन समीक्षा कर रही है आलोक जी। और समीक्षा करने के बाद जहां जहां हमारी कमियां हैं वो कील और कांटे समाजवादी पार्टी दुरुस्त करेगी। क्योंकि अच्छा अशोक जी, लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कि जो मंथन चल रहा है, कील कांटे दुरुस्त करेंगे, सब एसी रूम से ही चलेगा। बीजेपी को देखिए, प्रधानमंत्री देखिए राजस्थान में चुनाव श्रीनाथ मंदिर में हुआ है और नई प्रचार की रणनीति भी तय कर दी चुनावों में लेकर के। आप लोगों ने क्या किया चुनाव के बाद, निकाय चुनाव के बाद की मैं बात कर रहा हूं। आलोक जी देखिए, हमारे यहाँ जो विपक्ष आरोप लगाता है, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, सबसे ज्यादा अगर कोई
जमीन पर सक्रिय रहता है तो माननीय अखिलेश यादव जी जमीन पर सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो दौरे पर दौरे लगातार करते जाते हैं, इसको जो है मीडिया कवरेज कम मिलता है। और ये लोग इस तरह की एक भ्रांति कभी अपने मुंह से करके फैलाते हैं, कभी ये बात आप कैसे कह सकते हैं? देखो, ये बात तो अखिलेश यादव ने खुद कहा, जब भी मैं कोई दौरा करता हूं मीडिया इतनी दिखती लेकिन खबरें बड़ी कम चलती हैं। तो आप दौरे के उस पर सवाल मत उठाइए, और ना किसी न्यूज चैनल को लेकर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के, ना प्रिंट मीडिया को लेकर। जो अगर रणनीति रहती है वो भी मीडिया दिखाती है, जो अगर दौरा अगर अखिलेश यादव का रहेगा तो वो भी दिखाया जाएगा, उस पर सवाल मत उठाइए। बस आप दौरे करते रहिए, जमीनी स्तर पर काम करते रहिए, वो आपका जरूर पहुंचाया जाएगा जनता तक। आलोक जी देखिए, हमारी पार्टी अभी जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, ये जाति धर्म की राजनीति ही करती है। ये नहीं कि जगह आप न हटा दीजिए तो जाति धर्म की ही राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आप देखेंगे कर्नाटक में किस तरह से एक जो समाज में भय पैदा करने वाला संगठन है बजरंग दल, उसको भगवान बजरंग बली से जोड़ने का काम देश के राष्ट्राध्यक्ष माननीय मोदी जी ने किया। तो ये मत कहिए कि हमारी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपकी पार्टी किस किस मुद्दों को लेकर के राजनीति करती है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ सर आऊंगा मैं आसिफ रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आसिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। निकाय चुनाव को लेकर के अगर मैं मंथन की बात करूं, लगातार प्रत्याशियों के चयन में, नामों की घोषणा को लेकर के, उम्मीदवारों के घोषणा को लेकर के सबसे पहले कांग्रेस ने घोषणा करी, फिर नतीजा उस हिसाब से आशाओं के अनुरूप नहीं आया। देखिए, परिणाम तो हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं आया है, लेकिन हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही है। और हम जनता ने जो भी हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के साथ एक बेहतरीन विकल्प के रूप में फिर से मेहनत करेंगे और एक विश्वास जनता के अंदर पैदा करेंगे कि उसको ठीक कर सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब भी मैंडेट मिलता है वो अपने मैंडेट का सही इस्तेमाल नहीं करते। हम आज पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं, हमने कहा है कि साहब हम जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम 550 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है, क्या देने जा रहे हैं? आज लखनऊ में इतना बड़ा घोटाला पकड़ गया है कि लाइटें लगी नहीं है, उसकी रिपेयरिंग तक का पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय चैनल में बैठ के कह सकते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो ये हाउस टैक्स कम करेंगे, ये वाटर टैक्स कम करेंगे? तो मैंडेट मिलना एक अलग चीज है, लेकिन मैंडेट का उसका सम्मान करना भी बहुत जरूरी है जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की जनता को लूटने का और अगर जीतने की बात करें तो उसके लिए बधाई तो एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी मशीनरी ने तो चुनाव जितवाया है जी। जैसे केंद्र में इनके पास ईडी और सीबीआई है ताकि वो चुनी हुई सरकारों को गिरा सके जी, और विधायकों पर दबाव बना के अपनी सरकारें बना सके। यही स्टेट में भी है। स्टेट में चुनाव तो इनका चलिए, मशीनरी पर लगातार दुरुपयोग का आरोप लगा इस पूरी कवायद के बीच, चाहे वो मतगणना जब हो रही थी, चाहे प्रथम चरण की और दूसरे चरण की, और इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी इस तरीके से मिलने के लिए गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब लगातार निष्पक्षता बात की जा रही है, पारदर्शिता के साथ चुनाव को संपन्न कराने की बात की जा रही है, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, मैं कुछ और भी सवालों का जवाब लूंगा। मेरे साथ ओम करन जी जुड़ गए हैं, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं शमशाबाद के। ओम करन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल आज सोच रहा था आपसे ही पूछूं, लेकिन आपका अब हमसे आप अभी जुड़े हैं। आप जिस तरीके से निर्दलीय लड़े, सबसे ज्यादा जो है वो मेरा सवाल पहला एक तरीके से आप ही से था। मेरा सवाल भी यही था कि जो बागी इस तरीके से आप लोगों को टिकट नहीं मिला, फिर आप लोग निर्दलीय लड़े और आखिरकार आपने जीत भी दर्ज कराई। सवाल ये है, जीत हार को लेकर के मेरा सवाल नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स पर, जो ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं, इस सवाल पर जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आप तो निर्दलीय जीते और आपने किस तरीके से जीत भी दर्ज कराई, लड़े, तो मैं आपकी जरा चाहूंगा टिप्पणी इस पर सबसे पहले। फ्लैट मोड लगा देंगे तो वाईफाई कनेक्ट रहेगा ना। ओम करन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या?
चलिए ओम करण जी, मुझे लगता है तब तक आप कनेक्ट करवाइए, मैं अपनी टीम को बोलता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी के पास आ रहा हूं और इसी सवाल को लेकर के जरा एक एनालिटिकल सवाल पूछ रहा हूं। अरविंद जी, आपने भी देखा होगा किस तरीके से राजनीतिक दल चुनाव लड़े और कहा यह जा रहा था कि 2024 को लेकर के ये राजनीतिक दलों के एक तरीके से दिशा और दशा तय करेगा और हर राजनीतिक दल को इस चुनाव से, इस नगर निकाय चुनाव से एक संदेशा जाएगा कि उसकी कितनी तैयारी है और कहां पर चूक है। तो आपकी एक एनालिसिस चाहेंगे इस पर जरा। बिल्कुल आलोक जी, आपने सही कहा। हर चुनाव के अपने संदेश होते हैं, निहितार्थ होते हैं और उसके आधार पर सियासी दल जो है एक परसेप्शन करते हैं और यह जो तय करते हैं जनता के बीच इस संदेश को प्रसारित करते हैं कि देखिए हम किस तरह से जीत करके आए हैं और आने वाले जो चुनाव भविष्य में होंगे उसमें भी जो है हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निसंदेह जो है यह नगर निकाय का चुनाव भी एक धारणाओं को समेटेगा और यह कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो है आप नगर पंचायत में देख लीजिए, नगर पालिका परिषद में देख लीजिए और नगर निगम में देखिए, सबसे अधिक सीट उसने जीतने में कामयाबी हासिल की है। देखिए जैसा कि आपने चर्चा किया शाहजहांपुर की सीट का, तो ये पहले एक दौर था जब सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को थोड़ा सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे, लेकिन आज के दौर में जो है व्यवहारिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और इस मामले में सभी दल रोशनी में कपड़े बदलते हुए पकड़े जा चुके हैं। तो आज कोई भी पार्टी जो है शुचिता की, राजनीतिक शुचिता की बात करे तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है, क्योंकि सभी लोग जो है अवसरवादिता में जो है पूरी तरह से शिद्दत से शामिल है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा जैसे ब्यूरोक्रेसी की चर्चा की, तो मुझे तो अब जब हम 70 के बाद के राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन जब देश का प्रथम आम चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी। उनके जो सूचना सहायक थे शंभुनाथ टंडन जी, उनकी किताब है भारतीय इतिहास की अनजान घटना। अगर उसको आप पढ़िए तो पता चल जाता है कि किस तरह से दिल्ली से जो है आदेश आता था और किस तरह से जीते हुए चुनाव में जो उम्मीदवार होते थे उनको हरा दिया जाता था और उसके बाद जो तो ये जो रवायत रही है ना ब्यूरोक्रेसी के इस्तेमाल की, तो ये शुरू से चलती रही है कम ज्यादा। इसमें कोई भी अगर कहे कि हम पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, बेदाग हैं, हम इसका जो है शासन सत्ता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें किस तरह बिल्कुल वो हर राजनीतिक दल का कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर होता है और ये परंपरा सी चली आ रही है, बस कम या ज्यादा ये कह सकते हैं, ये भी आपने कहा। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। ओम करण जी मेरे साथ जुड़ गए। ओम करण जी नमस्कार, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीत के लिए बधाई। जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, आप भी निर्दलीय लड़े और आपने जीत दर्ज कराई। आप जरा इस सवाल पर जरा आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अफसरशाही पर। जी जी आप अपनी बात रखें ओम करण जी। जी ओम करण जी, जीत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप जिस तरीके से अब आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब आपको अच्छा क्या लगता है कि आपके इलाके में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो प्राथमिकता हैं आपकी, उनको निपटाना, उनकी समस्याओं का समाधान जरा हमारी जनता को भी बताइए। जो तो पानी की समस्या है और भी समस्या है, उनका जो है समाधान मैं करूँगा। और बहुत समस्याएं जैसे कि पानी है, लाइट है। जी चलिए, जो पानी जैसी समस्याएं, ये कि ओम करण जी जिस तरीके से लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो पानी बिजली जैसी जो समस्याएं उन पर कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। मैं कुछ और भी सवालों के जवाब लूंगा। मैं ओम प्रकाश सिंह जी के पास आ रहा हूं। ओम प्रकाश जी, लगातार अब ये कहा जाता है, जब राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके जो प्रत्याशी थे किस तरीके से पदाधिकारी बागी हो गए, उनको टिकट नहीं दिया, तो राजनीतिक दलों की तरफ से ये जवाब मिलता है कि अरे भाई इतना सबको तो एक साथ खुश नहीं किया जा सकता और साल भर में एक बार पतझड़ जरूर आता है। इस तरीके के सवाल सुने। भाई अगर पतझड़ आता है तो फिर हरियाली कब आएगी? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012, 2017, 2023 में नगर निगम में इनके खाते नहीं खुलने दिए।
और उस पार्टी के भी खाते नहीं खुले जिनकी 12 से 17 सरकार थी और बड़ा विकास किया था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये हर बार अपनी 14 से हार का ठीकरा, कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी चुनाव आयोग, कभी जिला प्रशासन, कभी कुछ पर, ये अपनी अयोग्यता, अपनी हार, अपनी असफलता, जनता जनार्दन के जनादेश को ये दूसरे रूप में अपनी हार को प्रकट करते हैं। ये एक और भी बसपा की नेता है ट्विटर देवी, जो घर से बाहर नहीं निकलती एसी से बाहर, कभी चुनाव में आपने देखा, कवरेज किया। और एक नेता तो ऐसे थे जो हमारे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का इतना प्रचंड बहुमत मिला, 55 सभाएं की, और एक राष्ट्रीय नेता 5 सभाएं करके केरल और कर्नाटक चले गए, क्योंकि केरल और कर्नाटक में उनको, कर्नाटक में कांग्रेस सहयोगी दल की सरकार बनवानी। हम जहां हारते हैं, हम जनता जनार्दन के आदेश को विनम्रता से स्वीकार करें, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो जो है महाराष्ट्र का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो। ठीक है, एक सवाल बड़ी जिम्मेदारी से ओपी सिंह जी, मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस जल्दी से। अगर आरोप लगाया किसी भी राजनीतिक दल ने, भले चाहे वो विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी, कोई भी दल है, लेकिन उसकी सरकार की फिर क्या जिम्मेदारी है? आपने कुछ जांच कराई क्या? उसके बाद ये बता दीजिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं सपा के पास आऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हाँ, सारे पार्टी को चैलेंज करता हूं कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, सब शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और ये जो अपने हार का ठीकरा, अपने दुर्गत का ठीकरा ये ईवीएम पर ठोकते हैं, उदाहरण तो बताए, कहाँ ईवीएम लूटी गई, कहाँ ईवीएम में पानी डाला गया, कहाँ ईवीएम को लेकर के मारपीट गोली चली, कहाँ ईवीएम को लेकर इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल किया। अरे भाई, कुछ आप प्रमाण दोगे? आप बताओगे, ऐसे हार जाओगे तो कहोगे ईवीएम गड़बड़। अशोक यादव जी, आज बड़ा अच्छा मौका है आपके पास, आज आप किस सवाल पूछ सकते हैं और आपको डायरेक्ट जवाब मिलेगा कि कहां पर ऐसी चीजें सामने आई गड़बड़ियां, और त्वरित सवाल का त्वरित विस्तारण जल्दी से। अशोक जी, अब सुनिए, पहले अशोक जी का सवाल सुनिए। अशोक जी, मैं आज आपको मौका दे रहा हूं इस डिबेट में, चलिए जी। आलोक जी, देखिए, अभी गोरखपुर का एक मामला आया था संज्ञान में कि वहां पे पोलिंग हुई थी 3.6 लाख और काउंटिंग में वोट निकले 4.8 लाख। ये क्या है? इसके बारे में का पिटारा जो है। अब सुनिए, पहले सुन लीजिए, अभी ओपी सिंह जी सुनिए तो, अभी सुनिए पहले। हाँ, अशोक जी अपनी बात रखिए पहले। हाँ, अच्छा, एक तो मैंने गोरखपुर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इस तरह से मैनपुरी में 12 घंटे बीत जाने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है। ये क्या है? सर्टिफिकेट जीत हार का तत्काल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट के लिए 12 घंटे इंतजार क्यों करता है? दूसरी बात, इस तरह से जो है वो रामपुर को चुनाव रहा और इसके पहले वाला जहां का भी रामपुर के चुनाव में तो आपने देखा होगा पिछली बार, इस तरह से प्रशासन ने नंगा नाच किया। हमारे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाके बैठा था चुनाव आयोग के ऑफिस में, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह से आजम खान को जबरदस्ती हरवाया गया प्रशासन से। क्या बातें कर रहे हैं? इस तरह से पसवा ब्लॉक में जिला पंचायत चुनाव में महिला बीडीसी की साड़ी खींचा गया, द्रौपदी का महाभारत की याद दिला दिया इन लोगों ने, भाजपाइयों ने। नारियों का चिरहरण भी कर लेते हैं ये अपनी सत्ता बनाने के लिए। ये तो क्या मतलब, क्या कर सकते हैं ये लोग? ये लोग भगवान बजरंगबली को एक आतंकी संगठन बजरंग दल से जोड़ देते हैं, जो प्रदेश में लोगों की हत्या कर देता है पीट के। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब अशोक जी और दे दीजिए, जो हर जनमानस के ज़हन में है, कि क्या यही एक फैक्टर हारने का रहा, या आपको खुद भी लगता है कि सेल्फ एनालिसिस की होगी बैठ करके इसी रूम में कि हाँ, हम जनता के बीच अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, ठीक से मुद्दे नहीं पहुंचा पाए, ये भी कोई कमी रही, या खाली सिर्फ ईवीएम और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल? आलोक जी, देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया था, अपने ओपनिंग रिमार्क में मैंने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी अपना इंटरनल जो है इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। इंट्रोस्पेक्शन में हमको जो चीजें मिल रही हैं, जो चीजें मिल रही है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। जहां भी हमारी कमियां रही हैं, चाहे प्रत्याशी सिलेक्शन में, चाहे हमारे किसी स्ट्रेटजी में, वो चीजें जो है मंथन चल रहा है उस पे, और उस चीजों को मंथन करके समाजवादी पार्टी उसको दुरुस्त करेगी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी। चलिए आसिफ जी, देखिए, अब समाजवादी पार्टी ने तो मंथन अब शुरू कर दिया है निकाय चुनाव को लेकर के, जो कमियां आई थी। आपकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? जी देखिए, आपके मैंने बीच में
क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था ओपी जी से, आपने हाँ, हाँ। मुझे मौका नहीं दिया। ठीक ठीक, अच्छा चलिए अब मैं अभी आपको उन्होंने मौका दे बहुत रहा हूँ ही जी। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ बोलती है, उसी तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी सी बात कह दी कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारती है वो अपनी हार को एक्सेप्ट करती है। महाराष्ट्र में ये हारे, इन्होंने ईडी और सीबीआई के दम पे सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में ये हारे, इन्हीं ने वहाँ पर सीबीआई ईडी के दम पे सरकार बना ली। गोवा ये हारे, इन्हीं ने वहाँ पर इन्होंने सीबीआई ईडी के दम पे सरकार बना ली। आपको याद होगा कि ये हारे, वो ये कर्नाटका हारे पिछला चुनाव, वहाँ भी इन्हें सीबीआई ईडी के दम पे सरकार बना ली। और ये आपके चैनल में बैठ के इतनी ईमानदारी से कह रहे थे जहाँ हम हारते हैं अपनी हार मान लेते हैं। अरे पूरे देश में तो हार रहे हैं आप, लेकिन आपके पास दो कार्यकर्ता आपको मिल रहे हैं, एक ईडी और एक सीबीआई, जिसके माध्यम से चुनी हुई सरकारों को केवल गिराने का आप काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रदेश की और देश के मैंडेट का जिसने अपमान किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी है जी। चलिए हारे 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 और हारे के बीच जीत गए जी। चलिए इस पर मैं सवाल करूंगा, मैं आऊंगा अन्य दलों के नेताओं के पास भी, प्रवक्ताओं के पास भी, लेकिन एक बार फिर मैं ओम करन जी इस पर सवाल करूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जो मैं उनसे भी सवाल करूंगा, क्योंकि जो हमारा आज मुद्दा है उसी से जुड़े हुए हैं। ओम करन जी आप सुन रहे होंगे हमारी बहस, जो राजनीतिक दलों की जो लगातार हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अब ये बताइए, अब आपका राज तिलक तो बस होने ही वाला है पूरी तरीके से, और आपके चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो मैं सवाल कर रहा था कि सवाल उठ रहे हैं, आपकी इस पर जरा टिप्पणी चाहूंगा। जिस पारदर्शिता के को लेकर के विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं जी ओम करन जी अपनी बात रखिए। जी बताएं। जी, बात जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो मतगणना के दौरान जो अनियमितताएं सामने आई, देखिए अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि देखिए जो प्रशासनिक लापरवाही थी वो सरकार के कहने पर चीजें कर रही थी जो प्रशासन के जो अधिकारी थे, और आपने ये क्या नोटिस की ये चीज, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, और जो भी चुनाव जो मतगणना हुई निष्पक्ष काम हुआ जी। तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है फिर इसको लेकर के फिर क्या कहेंगे? विपक्ष सवाल उठा रहा है, जहाँ तक हमारे यहाँ की बात है जितना भी हुआ है सब अच्छा हुआ, और प्रशासन ने निष्पक्ष काम किया जी। चलिए मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए जो निर्दलीय चुनाव लड़े ओम करन जी शमशाबाद से हमारे साथ खुद थे, और उन्होंने खुद कहा कि देखिए जो निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में आप लोग विपक्ष को किस तरीके से आप जवाब देंगे, मतलब ताकि उसके सवालों का जवाब जो जिज्ञासाएं हैं कम से कम शांत हो जाए सारी? जी आलोक जी, बहुत अच्छा सवाल है। इनको हम तो जवाब दे ही रहे हैं, हमसे आगे बढ़ करके जनता इनको जवाब दे रही है। जनता बार बार 2014 कर्नाटक में जवाब दिया है, दे रही है, और जवाब समझ मोदी जी की फोटो लगाना बंद कर दिया उन्होंने चैनल के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये उपचुनाव में मैनपुरी जीतते हैं, खतौली जीतते हैं, रामपुर का चुनाव हार जाते हैं, तो आज भी चर्चा करते हैं कि साहब वहाँ तो बहुत बड़ी बेईमानी। और आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा, मैं कई दिन से डिबेट चल रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी का ट्विटर जो है इस पर जो है 96 और स्वार की जो विधानसभा सीट के जो चुनाव हुई है इस पर कोई उनकी टिप्पणी नहीं हुई। दूसरी बात, आप ये बताइए कि कब तक ये अपनी हार का ठीकरा रोएंगे, ये कहते हैं कि आत्ममंथन करते हैं। आपको याद होगा आलोक जी कि 2022 के प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 39 साल के इतिहास को जब बदला, तो आपको याद होगा कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक हुई जिसमें इसका मंथन हुआ, और जब मंथन हुआ तो ये भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी मंच से बोले ये जनता ने नहीं जिताया है, यह तो चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रमुखों से मिलकर के इन्होंने वोट कटवा दिया, और 20-20 हजार मुसलमानों का और यादवों का वोट उन्होंने हर विधानसभा में कटवा दिया। अरे भैया 40,000 वोट अगर विधानसभा में कट गया तो 111 आप पाए कहीं, क्या आप वहां पर लाखों वोट से जीते? अच्छा ओपी सिंह जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आज मैं थोड़ा M-Vice फैक्टर पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं अपने मुद्दे को लेकर के। आपने कहा, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, मुझे तो लग रहा था आपसे इस सवाल की जवाब की उम्मीद होती कि विपक्ष जो रोना रोता है ईवीएम को लेकर के, आज मैं ईवीएम को लेकर के अब पूरा हमारा जो पार्टी है
वो पूरी तरीके से वहां की फुटेज मंगाएगी, सीसीटीवी फुटेज मंगाएगी और जांच कराएगी जहां जहां पर आरोप लगा। बस इतनी सी बात है। कह देते मैं भी ब्रेकिंग न्यूज चला देता कि आज ओपी सिंह जी डिबेट में जुड़े और उन्होंने विपक्ष जो आरोप लगा रहा था सवाल का जवाब दिया। ये बड़ी आज डिबेट हो जाती है हमारी। नहीं, आप आलोक जी बताइए, जहां जहां आप चुनाव जीतेंगे, आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा जीत गए, तब आपने ईवीएम की चर्चा नहीं किया। गाजीपुर की 8 की 8 सीट जीत गए विधानसभा में, तब आपने चर्चा नहीं किया। आप ये बताइए कि जहां आप जीतेंगे कहेंगे निष्पक्ष और जहां हारेंगे, अरे मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि गद्दी जो मिलती है वो नसीब से नहीं मिली, वो विरासत में मिली है। लेकिन बुद्धि, योग्यता और सफलता ये विरासत में नहीं। अच्छा, आसिफ जी कुछ एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आसिफ जी, ओपी सिंह जी पहले सवाल सुनिए और आसिफ जी जल्दी से, आपकी बड़ी देर से एक जिज्ञासा है। आसिफ जी आप ही के पास आ रहा हूँ। जी 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 बात पूरी करिए। ठीक है। जिनको परिवारवाद के कारण ताजपोशी मिली है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक भी बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, जिनकी ताजपोशी हुई है, अगर उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों की बात करें नहीं हुई है, बड़ी बात है उनकी आगे की क्या रणनीति है। अब जरा सब लोग शांत हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी एक सवाल कर रहे हैं। ठीक है आसिफ जी, हाँ अपनी बात रखिए। सीबीआई और ईडी के माध्यम से कैसे गिराया? देखिए, मध्य प्रदेश में इनको मैंडेट नहीं मिला था। क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता सीबीआई और ईडी ने विधायकों पर दबाव बना के वहां की सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में जिन विधायकों के घर पे लगातार सीबीआई और ईडी आई जाती थी, जिनको ये खड़े होकर कहते थे बेईमान है, चोर है, सीबीआई ईडी रोज उनके घर पे दबिश करती थी। आज महाराष्ट्र में इन्होंने उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया है। तो ऐसा कौन सा गंगा जल इनके पास है कि जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के विधायक थे, तब साहब वो चोर थे, तब साहब सीबीआई और ईडी कह रही थी कि वो बेईमान है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को उन्होंने गिरा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडई से अपहरण करके बनवा दी, तो साहब वो सही हो गए। सीबीआई ईडी। लेकिन बड़ी बात है, जब मैं आज डिबेट निकाय चुनाव को लेकर के कर रहा हूँ, फोकस आप लोगों का निकाय चुनाव से ज्यादा कर्नाटक का जहां तक इस सवाल को करता था। एक सेकंड में आप अपनी बात रखिए। ओपी सिंह जी अगर सवाल किया तो अब आप जवाब भी लीजिए ओपी सिंह जी से जल्दी से। जी मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और नेहरू खानदान जब से था, पूरे भारत वर्ष में जनता द्वारा चुनी गई आपका दादा बाबा ने क्या किया था? क्या मतलब? इन्होंने गिराया 55 सरकारों को इन्होंने गिराया थे। इमरजेंसी इन्होंने लगाई। आपका घर नहीं संभलता, आपका घर अगर टूट रहा है, चले जा रहे हैं दूसरे पार्टी में, तो आप हमको क्यों दोष देते हो? क्यों देते हो भैया? आप तो खुद 55 सरकारों को गिरा चुके हो। आप जो जनता जनार्दन के जनादेश पर आप इमरजेंसी लगाते हो, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, तो आप अपना दोष क्यों दे रहे हैं? आज अगर आपके नेता को अयोग्य घोषित कर दिया कोर्ट ने, तो इसमें हमारा क्या दोष है? ये आप अपना देखो। अब लेकिन आप दोनों राजनीतिक दल बड़ी विडंबना है कि दोष की बात कर रहे हैं। जनता बेचारी बड़ी आपाधापी की स्थिति में है कि मेरा क्या दोष है, मेरे मुद्दों को लेकर के आखिर कौन बात करेगा। रुक जाइए, मैं अरविंद जयतिलक जी के पास आ रहा हूं। अरविंद जी, लगातार जिस तरीके से बात पारदर्शिता की हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की हो रही है, और विपक्ष ने भी सवाल उठाए कि कहीं आप सीबीआई का डर दिखा लेते, कहीं ईडी का डर दिखा देते और जीत जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि आप सीबीआई और ईडी के डर को लेकर के बात करिए, लेकिन जमीनी स्तर पर भी तो दिख रहा है कि आखिर कौन सा राजनीतिक दल काम कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी। मेरा मानना है कि जीत हार लोकतंत्र की प्रक्रिया है, और चाहे कोई भी राजनीतिक दल चुनाव अगर हारे तो वो जनता का आशीर्वाद समझ करके उसको जो है स्वीकार करे। अब देखिए, जहाँ तक पारदर्शिता, सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार को सुनेंगे, पत्रकार की आवाज मत दबाइए। जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। पारदर्शिता का सवाल उठाया जा रहा है, तो देखिए नगर निगम के पार्षदों में 206 जो है पार्षद जो है निर्दलीय जीते हैं। क्या आप यूँ कहेंगे कि जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, पारदर्शिता विहीन चुनाव होगा, तो क्या ऐसा संभव है? नगर पंचायत के तकरीबन जो है 3160 जो है सदस्य जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं। 4825 जो है जीते हैं। 191 जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष जीते हैं निर्दलीय। तकरीबन 41 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जीते हैं, जो कि भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर निर्दलीय जीते हैं। तो क्या यह कहा जाए कि ये पूरे जो निर्दलीय जो है बेईमानी से जीते हैं?
ऐसा नहीं होता है। देखिए, हो सकता है कि कहीं कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ कि चुनाव में जो है अधिकारी जो है पूर्वाग्रहों से नहीं होते। अच्छा, दूसरी चीज आलोक जी, सीबीआई की बात हो रही, ईडी की बात हो रही है। मुझे याद है 2004 के बाद मुलायम सिंह यादव पर आज से अधिक संपत्ति का मामला, लालू यादव के ऊपर आज से अधिक संपत्ति का मामला, जयललिता के ऊपर आज से अधिक संपत्ति का मामला, 2010 में जब जगन मोहन कांग्रेस से अलग हुए तो आज से अधिक संपत्ति का मामला, सीबीआई की रेड। देखिए, मेरा मानना है ना कि कुछ इस तरह की बातें उन लोगों को शोभा नहीं देती है जो स्वयं इसको हथियार बनाए हैं। बिल्कुल, हम आने वाले समय को लेकर के बात करें। बड़ी बात ये होना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ किस तरीके से चुनाव जाए। मैं आपके पास आऊंगा एक मिनट आसिफ जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बार ओम करन जी आपके पास आ रहा हूँ। ओम करन जी, मेरा आप सवाल मुद्दों को लेकर के है। अब आप कब से पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आ रहे हैं और आपने चुनाव से पहले कुछ फोकस किया था क्या कि हाँ ये समस्याएं मैं सबसे पहले जब मेरा राज तिलक होगा उसके बाद मैं पूरी करूंगा? ये जो सारी समस्याएं हैं ना, मैंने फोकस किया। हाँ, जो समस्याओं का निदान करेंगे। और जैसा कि ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ आवंटन टिकट देने में हुआ है और जो जीते। जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। लेकिन हाँ, अब आसिफ जी आप अपनी बात रख रहे थे, आप थोड़ा सा काफी आक्रोश में थे, आक्रोशित नजर आ रहे थे। मुझे लगता है कि जब अरविंद जी अपनी बात रख रहे थे, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं। आसिफ जी अपनी बात रखिए। मैं कोई आक्रोशित नहीं हूं। जी, सीधी सी बात कर रहा हूं कि ये कह देना कि साहब आज से 10 साल पहले कहीं चोरी हुई थी तो हम चोरी करेंगे, ये जायज बात नहीं है। और हमने कहा कि एक उदाहरण बता दिए, जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर सीबीआई और ईडी ने छापा मारा हो और कांग्रेस में आने के बाद उसको क्लीन चिट दी गई हो। मैं तो पूरे उदाहरण दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में 20 कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने दबिशें दी और कहा ये चोर हैं। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो रातम रात सीबीआई और ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी। महाराष्ट्र के अंदर 15 से ऊपर विधायकों को सीबीआई और ईडी ने जो कहा, जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर सीबीआई और ईडी जाती थी, कहती थी साहब ये बेईमान है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये चोर है। आज उसी चोर को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। सीबीआई और ईडी ने क्लीन चिट दे दी। क्यों और कैसे, बताएं ना इस बात को। चलिए आसिफ जी, अब मैं समझ गया कि आखिर जो सरकार को गिराया था, इसीलिए कर्नाटक ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने चुनी सरकार को गिराया है, वहां भी इनको जवाब लेगा। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बार-बार दूसरे नामों से टेबल पे बैठते हैं। अगर आप शायद जनता के बीच जनता की समस्याओं को लेकर के जाते तो शायद आप ज्यादा कहीं ना कहीं सीटें पाते, अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाते। बेहतर प्रदर्शन तो हम कर रहे हैं और करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता देंगे। और जो चेहरे जबरदस्ती चेहरे बदल के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करते हैं कि साहब हम ये है और हम वो है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके चेहरे भी सामने लाए। जो चेहरों को लेकर कहा, कहीं ओपी सिंह जी ये ना कहने लगे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो। क्यों ओपी सिंह जी? वो तो हम कह रहे हैं। देखिए ऐसा आलोक जी, अगर इस नगर निकाय चुनाव में एक सेकंड आलोक जी मैं सबकी बात, ठीक है, समय बहुत कम है। ओपी सिंह एक करके बोलिए। हाँ, ओपी सिंह जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये करता आलोक जी कि इस नगर निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस प्रत्याशियों के 80% प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो, बसपा के 65% प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई, समाजवादी पार्टी के 50% प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? और दूसरी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में 28% निर्दलीय जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिता दिया, अपने हार गई और उनको जिता दिया कि भाई लो कम से कम दूसरी पार्टियों की जमानतें जब्त हो रही है तो निर्दलियों आप जीत जाओ। बहुत बड़ी बात है। ये क्यों नहीं समझ में आती कि इनकी जो राजनीति है, जो परिवारवाद जातिवाद समझ में आ गई है, जिसके सहारे ये अपनी नैया चला रहे हैं, उसको जनता नकार चुकी है। अच्छा, और आप किसके साथ नैया चला रहे हैं? फिर वही सवाल होगा कि दूसरे दलों से किराए पर ले आते हैं प्रत्याशी। और आपने विधानसभा चुनाव में भी यही किया था, आपको भी तो सबक लेना चाहिए। सबक क्या लेते हैं? एक तो तभी रहेगी ना पक्ष भी और विपक्ष भी। जी, यानी कि निष्पक्ष रूप से आप बताइए, ऐसे कई बड़े नाम है विधानसभा चुनाव में जो आप लेकर के आए,
स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, देखिए टाटा बाय बाय करके चले गए, अरे अपने पार्टियों को मौका देते कार्यकर्ताओं को। मुझे तो बड़ा तरस आता है। अपनी एमएलसी बना के कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए बुलाए थे कि ये हिंदुओं को गाली दे, रामचरितमानस को फाड़े, रामचरितमानस को जलाए, हिंदुओं को अपमानित कर रहे, इसलिए बुलाए थे। इनके पास कोई मोहरा नहीं था हिंदुओं को, देवी देवताओं को अपमानित करने। आलोक जी 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 आलोक जी देखिए, ओपी सिंह जी कह रहे थे कि रामायण को अपमानित करेंगे। इस तरह की बात जो है, जो संगठन, जो पार्टी भगवान राम के नाम पे हिंसा करती हो, भगवान बजरंग बली के नाम पे हिंसा करती हो, वो किसका सम्मान करेगी? बड़े दुख की बात है। अभी ये कह रहे थे योग्यता की बात, की योग्यता से आना चाहिए। वो राम भक्तों पर गोली चलवाएगी, वो राम मंदिर बनाने में अड़ंगा लगाएगी, वो 300 करोड़ प्रतिवर्ष कब्रिस्तान बनाने में खर्चा करेगी, और क्या करेगी? और उत्तर देखिए, कबीरदास मोदी को भगाएंगे, मुकुल चौकसी को भगाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार देखा है कि संत की भी एक जाति होती है, और संत भी इतना कट्टर जातिवादी भी होता है। तो ये सब चीजें जाति धर्म की बातें ओपी सिंह जी के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। अब ये समाजवादी पार्टी बताएगी जातिवाद, ये समाजवादी पार्टी बताएगी जातिवाद। अरे जातिवाद के नाम पर ही तो आपकी नैया डूब गई। वो सुचिता का पाठ कृपया न पढ़ाएं। एमवाई का नारा आप देते हो, हम नहीं देते एमवाई का नारा। देखिए, आलोक जी की एमवाई का नारा इनके नेता ने दिया था। अपमान करती है। कौन शुचिता की बात कर रहा है, कौन लोकतंत्र का अपमान कर रहा है? अरविंद जयतिलक जी, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? आज देखिए, बजरंग बली की डिबेट में बात हो रही है, आज दूसरा बड़ा मंगल है। देखिए जगह जगह पर किस तरीके से धार्मिक माहौल है, लोग जा रहे हैं वहां पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पूरी कचौड़ी भी खा रहे हैं। आप वही सोच रहे हैं क्या अरविंद जी? आलोक जी देखिए, समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते। हमको आपको इस देश के जनता के विवेक पर पूरा विश्वास है। जो लोग अगर यह सोचते हैं कि जनता को जो है जाति अस्मिता के नाम पे, धार्मिक अस्मिता के नाम पर हम गोलबंदी करा देंगे, सांप्रदायिक ध्रुवी करा देंगे, तो वो मेरी समझ से जो ना समझ है। इस देश की जनता इस लोकतंत्र को कितना मजबूत किया, 47 से लेकर के आज तक इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल चाहे वो तानाशाही पर उतरा है, उसको उखाड़ फेंकी है जनता, और जो जनता के हित में काम किया है उसे दोबारा बिल्कुल, और जनता के हित में ही काम करना है, तभी वो एक अच्छा जनसेवक है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकरण जी आपका भी, ओपी सिंह जी आपका भी, आसिफ रिजवी जी आपका भी, अशोक यादव जी आपका भी, अरविंद जयतिलक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब प्रत्याशियों की जिम्मेदारी है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए थे और जो जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको पूरा करना है, वो भी प्राथमिकता के आधार पर, तभी वो एक सच्चे जनसेवक के रूप में उभरेंगे। नमस्कार।